वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 3 नवंबर 2021 और 3 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछली वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों की सेवाओं के अनुसार बिहार का कौन सा एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना है। कंप्लीट जानकारी यहां पे मैंने दिया था और आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पे सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया है और दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कई बार दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं। तमाम चीजों को यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिस सेट मिला था 43वां प्रैक्टिस सेट आपको पेड ग्रुप और साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर, तो इस प्रैक्टिस सेट के तहत जो भी हमारे टॉप रैंक होल्डर हैं उनमें से टॉप 10 की सूची को यहाँ पर ऐड किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सूची आप देख रहे हैं ये टेस्ट जारी होने के 12 घंटे बाद तक ही इसमें डाटा ऐड किया गया है। यानी कि टेस्ट जब जारी हुआ था उसके 12 घंटे के अंदर जिन लोगों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है उन्हीं लोगों में से यहाँ पर टॉप 10 की सूची को ऐड किया गया है। अब इस प्रैक्टिस सेट में यानी कि प्रैक्टिस सेट 43 में जो हमारे टॉप रैंकर हैं तो उनमें से पहला स्थान है अंशु मिश्रा का, जिन्होंने 92% अंक अर्जित किया और ये लगभग 138 मार्क्स के बराबर होता है। और दूसरे स्थान पर है खुशबू रानी जिन्होंने 91.33% और साथ ही अमित रंजन तीसरे स्थान पर ये 88.66% अंक अर्जित किए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर टॉपर की सूची में कुछ और अन्य नाम है जो कि मीनाक्षी कुमारी, वर्षा, संजय गुप्ता, जितेंद्र कुमार, विभा रानी, सना कुमारी, मोहम्मद राजुद्दीन। तो ये टॉप 10 की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 43 में अच्छा स्कोर अर्जित किया है और इस आधार पर ये सूची यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और आप लोगों का भी नाम यहाँ पर अगले सेट में जरूर आएगा। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने आपको बताया जो डाटा था ये मतलब कह सकते हैं 12 घंटे तक का ही डाटा था। और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है कि कई सारे लोग क्या करते हैं, जो पीडीएफ आपको मिलता है पेड ग्रुप में या फिर ऐप पर, तो पीडीएफ को देख के भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो जो कि पीडीएफ को देख के यहाँ पर अपना मतलब कि प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन दिए होंगे। तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखें, पूरी ईमानदारी से दीजिए तभी आप खुद का आंकलन सही से कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट का जो पेपर मिलता है, जो पीडीएफ मिलता है, अगर वहां से आप देख के करेंगे तो इससे क्या फायदा, कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ईमानदारी पूर्वक इसको बनाइए और तभी आप खुद का आंकलन कर पाएंगे कि आप कितने मतलब कि आगामी परीक्षा को देखते हुए कितने भी प्रिपेयर हैं। इस चीज का यहाँ से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम आगे चलते हुए आपको बता दूं कि जो दिवाली का जो ऑफर है, सबसे पहले तो आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस अवसर पे हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि आप लोगों को एक ऑफर दिया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं सर इसका फी कम कीजिए, फी कम कीजिए। तो इस आधार को ध्यान रखते हुए यहाँ पर लगभग 50% तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तमाम जो कोर्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर क्रिएट है आप वहां पर विजिट कीजिए, सभी कोर्स में लगभग आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका करंट अफेयर्स कैसे मिलेगा। तो बीपीएससी मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स का एक कोर्स क्रिएट है जो कि बहुत कम कीमत पर, ऐसी कम कीमत पर आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का करंट अफेयर्स कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप जाइए वहां पर उसको परचेज कर लीजिए और वहां पर 2020 और साथ ही साथ 2021 का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। और जब भी आप ज्वाइन करेंगे तब से आपको 1 वर्ष तक के लिए वहां पर आपको करंट का मटेरियल मिलता रहेगा। तो अभी ऐप पर विजिट कीजिए, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए और वहां पर सभी कोर्स पर जो डिस्काउंट है उसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। और ये ऑफर जो है ये आगामी 1 सप्ताह तक के लिए है, तो 1 सप्ताह तक आप इसमें लाभ उठा सकते हैं। इस चीज का यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये घोषणा भी हाल ही में हुई है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई। ये घोषणा भी हाल ही में हुई है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि बिहार में बोधगया के बाद वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 2023 में करीब 87 करोड़ 45 लाख की लागत से बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि इस कथन से ये अभिप्राय है कि बिहार का जो पहला कन्वेंशन सेंटर है ये बोधगया में, और दूसरा बोधगया के बाद हम बात करें तो ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में, यहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा और ये 2023 में बनकर तैयार होगा। और इसमें लागत कितनी आएगी तो आपको ध्यान रखना है 87 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि यह कन्वेंशन सेंटर राज्य के इकलौते टाइगर रिजर्व में बनने की वजह से पर्यटन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, पर्यटन क्षेत्र में भी इससे बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ इस सेंटर के बनने से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और आपको बता दूं कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है।
तो ये भी जानकारी यहाँ से याद रखिए। एक बार शायद मुझे याद है कि यहाँ से एक बार प्रश्न आपके पीपीएससी एग्जाम में बना है। और जो भी चीज़ें यहाँ से आपको मैं बताता हूँ सभी चीज़ों को आप लोग नोट कीजिए। और जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट और ये प्रश्न में पूछा गया है, तो आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए और समझिए। और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं उसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। खुद से प्रयास कीजिए कि चीज़ों का बेहतर तरीके से तैयार करें, तभी आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ये चीज़ों का आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर प्रतीक चिन्ह दिया जाने का घोषणा किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोजपुर जिला इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। आइए अब यहाँ पर जानते हैं इस बारे में कंप्लीट चीजों को, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको बता दूं कि 10 नवंबर 2021 को भोजपुर जिले की 50वीं वर्षगांठ पर प्रतीक चिन्ह दिया जाने का घोषणा किया गया है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 10 नवंबर 1972 को भोजपुर की एक नए जिले के रूप में स्थापना की गई थी। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भोजपुर जिले का स्थापना हुआ था 10 नवंबर 1972 को। और इस वर्ष भोजपुर जिला अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगा, यानी कि 2021 में ये 50वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा। और जिस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा इसे एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाएगा। तो ये जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पे हमने भोजपुर जिला की चर्चा की, तो भोजपुर जिला का मुख्यालय आरा है और इसका जो प्रमंडल है ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है, तो ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है भोजपुर जिला। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्च 2021 में भोजपुर जिले से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको डिटेल में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समुद्रयान परियोजना के रूप में भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन लॉन्च किया है। ये अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, जो भी हाल ही में समुद्रयान परियोजना के तहत अभी ये जो मानव युक्त महासागर मिशन लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो इसका उद्देश्य समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गहरे पानी के भीतर मानव युक्त वाहन रखना है। इसे आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसका उद्देश्य क्या है। तो समुद्री गतिविधियों को ध्यान रखते हुए या फिर इसे अंजाम देने के लिए गहरे पानी के भीतर मानव युक्त वाहन रखना ही इसका उद्देश्य है। और यहाँ पर हमारा अगले पॉइंट है, गहरे पानी में रखे जाने वाले इस पनडुब्बी का कोड मत्स्य 6000 रखा गया है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना, इस पनडुब्बी का जो कोड रखा गया है ये मत्स्य 6000 रखा गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह प्रौद्योगिकी लगभग 1000 से लेकर के 5500 मीटर की गहराई पर स्थित निर्जीव संसाधनों जैसे कि गैस हाइड्रेटस, थर्मल सल्फाइड, कोबाल्ट ट्रस्ट के गहरी समुद्री अन्वेषण में मदद करेगी। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है, इस तकनीक के साथ भारत अंडर वाटर वाहन रखने में अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस, चीन जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, हाल ही में जलवायु सम्मेलन की तर्ज पर अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर का नाम क्या रखा गया है? ये बहुत ही ज्यादा चर्चे में था, तो यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लासगो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 31 अक्टूबर 2021 को शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के मद्देनजर इस शहर के सम्मान में सुदूर अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर का नाम ग्लासगो ग्लेशियर रखा गया है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 2021 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP26 का सम्मेलन हुआ था। और यहीं पर ये मतलब शहर के सम्मान में, कि जो स्कॉटलैंड का जो शहर है ग्लासगो, इसी के सम्मान में ये सुदूर अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर का नाम रखा गया है ग्लासगो ग्लेशियर। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे ग्लेशियर हैं जिसका नामकरण किया गया शहर के नाम पर। तो यहाँ पर आपको बता दूं, इस वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं ग्लासगो के अलावा 8 नए ग्लेशियर का नाम जिनेवा, रियो, बर्लिन, क्योतो, बाली, स्टॉकहोम, पेरिस और इचियान रखा गया है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा, यह सभी उन्हीं शहरों के नाम पर है जहां संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण जलवायु शिखर वार्ताओं का आयोजन हुए हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि नेशनल स्मॉल माचिस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने माचिस की कीमत ₹1 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ₹1 से बढ़ाकर इसका जो इजाफा किया गया है ये 2 कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि नेशनल स्मॉल माचिस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने माचिस की कीमत ₹1 से बढ़ाकर के ₹2 कर दिया है।
आपको यहाँ पर कुछ चीजें याद रखने लायक है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है, यह 1 दिसंबर 2021 से प्रभावी होगा, यानी कि जो मतलब ये लागू होगा 1 दिसंबर 2021 से लागू हो जाएगा। और 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। और इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि माचिस की कीमत में वृद्धि 14 साल बाद की गई है। साल 2007 में इसकी कीमत 50 पैसे से बढ़ा करके 1 रुपया की गई थी। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि 14 साल बाद मतलब इसकी कीमतों में बढ़ावा किया गया है। पिछली बार जो ये कीमत बढ़ा था ये 2007 में बढ़ा था और जिसकी कीमत 50 पैसे से बढ़ा करके 1 रुपया किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये भी याद रखना है, हालांकि माचिस की तिल्लियों की कीमत में वृद्धि के साथ प्रत्येक बॉक्स में माचिस की तिल्लियों की संख्या अब 36 से बढ़ा करके 50 कर दी गई। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि माचिस के बॉक्स में 36 तिल्लियां ही होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके इसे 50 कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है 1 रुपया से इसकी कीमत 2 रुपया किया गया, जबकि यहाँ पर माचिस की तिल्लियों में बढ़ोतरी किया गया है, ये 36 से बढ़ा करके 50 किया गया है। और कीमत में बढ़ोतरी इसलिए जरूरी थी क्योंकि माचिस की तिल्ली के सभी जो 14 प्रमुख कच्चे माल है ये सभी की कीमत बढ़ गई है, तो इसी आधार पर इसमें कीमत में बढ़ोतरी किया गया है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना। आई होप कि यहाँ पर कुछ चीजें आपको नया सीखने को मिला होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि एनसीआरबी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में एनसीआरबी के द्वारा जारी किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है महाराष्ट्र। ये आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको बहुत चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि एनसीआरबी अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में आत्महत्या के मामले में बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर जो आंकड़ा जारी किया गया बहुत ही चौंकाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2020 में आत्महत्या के 1,53,052 मामले यानी कि रोजाना 418 मामले दर्ज किए गए थे। तो यहाँ से मतलब ये कह सकते हैं सरकारी आंकड़ा है जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा दर्ज हुआ है। और अनगिनत ऐसे कितने मामले होंगे जो कि दर्ज ही नहीं हुए होंगे। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है इस मामले में जो मतलब कह सकते हैं आत्महत्या के मामले में जो भारत का जो मतलब कह सकते हैं शीर्ष राज्य है ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। ये आंकड़े यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में कई सारे फैक्ट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, सभी को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये आप सभी जानते हैं, और जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है, यानी कि मुंबई अरब सागर के तट पर स्थित है। और साथ ही साथ इसी अरब सागर में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया था। तो ये जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। और हाल ही में महाराष्ट्र के पालगढ़ के चीकू और अलीगढ़ के सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये मैंने आपको बताया था, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मुंबई में भारत की पहली अंडर वाटर टनल बनने जा रही है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इंडिया जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार न्याय देने के मामले में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र ही है। तो तमाम चीजों की जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट में कहा गया है जस्टिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये शीर्ष राज्य की अगर हम बात करें तो न्याय देने के मामले में शीर्ष स्थान पर है महाराष्ट्र। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन द्वारा मानव तस्करी के खतरे को रोकने के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल अपनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है शंघाई सहयोग संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन ने नई दिल्ली में आयोजित अपनी 19वीं बैठक में मानव तस्करी विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी के बढ़ते खतरे को रोकने और उसका मुकाबला करने हेतु सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रोटोकॉल को अपनाया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, शंघाई सहयोग संगठन ने नई दिल्ली में अपनी 19वीं बैठक में यह फैसला किया है। अब यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है, यह प्रोटोकॉल तस्करी से पीड़ितों और उनकी पात्रता के दायरे में सुरक्षा और सहायता प्रदान करेगा। तो ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आप सभी जानते हैं आए दिनों मानव तस्करी बहुत ज्यादा पैमाने पे हो रही है। तो इसे रोकने का ही एक कदम है जो कि अभी हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा यह फैसला किया गया है। तो तमाम चीजों को यहाँ से आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्न से रिलेटेड, सभी चीजों के एकदम से विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में की गई थी। और वर्तमान में भारत सहित इसके कुल 8 सदस्य हैं। यानी कि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना 2001 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय स्थापना के समय जो इसके सदस्य थे ये थे रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना कि भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य कब बना। तो इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके अस्थायी सदस्य बने थे। और इस प्रकार अभी वर्तमान समय में इसके कुल 8 सदस्य हैं। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट लिखा गया, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चाइना में है और यह शिखर सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष तजाकिस्तान है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप याद रखें, प्रत्येक वर्ष एक देश के द्वारा इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और लेकिन अभी वर्तमान समय में आपको ये ध्यान रखना है इसका जो अध्यक्ष ये है तजाकिस्तान। तो कंप्लीट चीजें यहाँ से आप याद रखिए।
चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा यहाँ पर 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है? किस देश ने भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है? आपको बता दूं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है। और हमारा अगला पॉइंट है कि सिनीचोन बिट फ्यूल सेल पावर प्लांट के नाम से इस प्लांट की कुल क्षमता 78.96 किलोवाट पर आवर है और प्रति वर्ष लगभग 2,50,000 घरों को बिजली प्रदान कर सकता है। आपको यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रखना इस प्लांट का नाम क्या है, जो कि अभी हाल में दक्षिण कोरिया द्वारा ये दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना सिनीचोन बिट फ्यूल सेल पावर प्लांट इसका नाम है। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना इस प्लांट का क्षमता कितना है। तो इस प्लांट की कुल जो क्षमता ये 78.96 किलोवाट पर आवर और यह प्रति वर्ष लगभग 2,50,000 घरों को बिजली प्रदान कर सकता है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट लिखा गया, इसका संचालन दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र बिजली उत्पादन कंपनी पोस्को एनर्जी और डूसन फ्यूल सेल द्वारा किया जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ चीजें उसे हम लोग देख लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और जो यहाँ की करेंसी ये है कोरियाई वॉन, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और 5G टेक्निक को यानी कि 5G नेटवर्क को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है दक्षिण कोरिया। और हाल ही में दक्षिण कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल नूरी का सफल परीक्षण किया था। और आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया ने ही 2018 में, आपको ध्यान रखना है दक्षिण कोरिया ने 2018 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो कि दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब यहाँ पे हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर रेणु गुप्ता यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि रेल वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स LLC दुबई की प्रबंध निदेशक रेणु गुप्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए हाल ही में ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, इनका नाम है रेणु गुप्ता। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह अवार्ड उन्हें नवाचार पर आधारित व्यावसायिक विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने में उनकी उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है, जो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए मतलब इन्होंने कार्य किया है। तो इसी को ध्यान देते हुए अभी हाल ही में रेणु गुप्ता को ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कागज रहित प्रशासनिक कार्य के लिए प्रायोगिक आधार पर ई सरकारी ऐप लॉन्च किया है? हालांकि ये लॉन्च किया गया नहीं, ये अभी हाल ही में घोषणा किया गया लॉन्च करने का। तो यहाँ पर आपको बता दूं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं, गुजरात सरकार ने नागरिकों के लिए प्रशासनिक कार्यों को कागज रहित, त्वरित और सुगम बनाने के प्रयास में प्रायोगिक आधार पर ई सरकारी ऐप लॉन्च किया है। लॉन्च करने की घोषणा की गई एक्चुअली में, और इसे 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के दिन लॉन्च किया जाएगा। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये अभी लॉन्च हुआ नहीं है, ये 25 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च किया जाएगा। और इसके अलावा गुजरात से संबंधित और भी कई सारे पॉइंट है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क गुजरात में स्थापित किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, और गुजरात के अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है। तो दोनों पॉइंट करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, दोनों को याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने bankbazaar.com के साथ ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि यस बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में bankbazaar.com ने यस बैंक के साथ मिलकर ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है। और यस बैंक की यहाँ पे चर्चा हो रही, तो यस बैंक की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी और उसका मुख्यालय मुंबई में, और साथ ही साथ इसके जो वर्तमान CEO है ये प्रशांत कुमार है। हम यहाँ पे अगर यस बैंक की बात करें तो यह बैंक मुख्य रूप से कॉर्पोरेट बैंक के रूप में, खुदरा बैंकिंग के साथ और सहायक प्रबंधन के रूप में, परिसंपत्ति प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसका स्वरूप क्या है इस बैंक का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है हाल ही में मिजोरम का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेणु शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में रेणु शर्मा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है, रेणु शर्मा एक वरिष्ठ IAS अधिकारी रह चुकी है। और मिजोरम की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो मिजोरम की राजधानी आइजल, और मिजोरम के मुख्यमंत्री वर्तमान में है जोरामथंगा, और राज्यपाल है हरि बाबू। तो मिजोरम से रिलेटेड भी ये जानकारी याद रखिए। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है मुख्य सचिव की, तो आपको एक प्रश्न मैंने बताया था बिहार से रिलेटेड, जो कि बिहार का जो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, इसकी जानकारी आपको, कंप्लीट जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुत सारी चीजें यहाँ से मैंने आपको बताया कि इनका कार्यकाल में अभी हाल में बढ़ोतरी किया गया था। तो तमाम चीजें जो बिहार के मुख्य सचिव से रिलेटेड है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पर ईमानदारी पूर्वक करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और आपको वो सारी चीजें याद है। तो मैं देखूंगा और सभी लोगों का नाम भी लूंगा, लगभग लोगों का नाम लूंगा जो सटीक तरीके से लिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग लिखिए और ईमानदारी पूर्वक लिखेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा।
अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 13 वर्षीय धीरज कुमार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो चीज़ आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप कोशिश कीजिए कि इसे विस्तार पूर्वक लिखा जाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो लोग हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पे सारे कोर्स में लगभग आपको 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो ये आगामी एक सप्ताह के लिए है, तो भरपूर लाभ उठाइए। और यहाँ पर जो लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं तो ऑलरेडी आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए और इसे अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।